अब जैसे कि ध्यान का प्रचार, ध्यान का लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, बहुत लोग ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं, लेकिन ये ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया नहीं है। ये ध्यान का पहला रूप जिसे धारणा कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको डीप कंसंट्रेशन कहते हैं। लेकिन इसके भी लाभ मिलते हैं, क्योंकि जब आप डीप कंसंट्रेशन करते हैं, अपने विचारों को रोक के एक शांत चिंतन मनन करते हैं, तो आपकी जो बुद्धि की क्षमता तीव्र होती है। आप सही तरीके से विश्लेषण कर पाते हैं, और आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर कई तरह की जो बायोलॉजिकल जो रचनाएं हैं, बायोलॉजिकल जो स्राव हैं, उनका संतुलन प्रभावित होता है। तो ये बहुत अनुकूल है, क्योंकि इससे आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन वास्तव में ये ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान तो वास्तव में चिंतन मनन से बहुत परे की प्रक्रिया है। ध्यान को मन को एकाग्र करने का परिणाम नहीं है। ध्यान वास्तव में लौकिक संसार से अलौकिक संसार में प्रवेश का मार्ग है। जो विराट जगत है, लौकिक जगत है, उसे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का मार्ग है। ध्यान वास्तव में भौतिक संसार से अभौतिक संसार में प्रवेश करने का मार्ग है। आप जानते हैं कि अभौतिक संसार बहुत असीम है, उसकी सीमाएं असीम तक फैली हैं, और जब हम लौकिक संसार से अलौकिक संसार में प्रवेश करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी सीमा भी असीम हो जाती हैं। हम जागृत अवस्था में जिन इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी सीमा है। लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से अलौकिक संसार में संपर्क स्थापित करते हैं, तो हमारी यही स्थूल इंद्रियां अपनी असीम क्षमताओं से जागृत हो जाती हैं। तो हमारी जो अनुभूतियां हैं, वो भी लौकिक संसार से परे चले जाती हैं। ये एक बहुत अद्भुत स्थिति होती है, क्योंकि इस अलौकिक जगत में प्रवेश करने के बाद हमारे सामने अज्ञात जगत के बहुत सारे सूत्र खुलने लगते हैं, नए विचार हमारे मन में आने लगते हैं, नए सृजन की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान की इस अवस्था को समझने से पहले, ध्यान की इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले कुछ मूलभूत बातें हैं। इन्हें समझ लिया जाए तो ध्यान को हम अच्छे से समझ भी पाएंगे, और समझ ही नहीं पाएंगे ध्यान की उन अनुभूतियों को अनुभव भी कर पाएंगे। जैसे पर मैं इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं बता रहा था कि ये संसार की विपरीत पर आधारित है, द्वंद्व पर आधारित है। यहाँ हर चीज़ विपरीत के साथ अस्तित्व बनाए रखती है। जैसे दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, अंधकार है तो प्रकाश है। लेकिन ये द्वंद्व की विपरीत की स्थिति सिर्फ अप्राकृत संसार में नहीं है, जीव जगत में भी देखी जाती है कि जीव जगत में भी विपरीत का अस्तित्व है। यहाँ नर और मादा का अस्तित्व है, और नर और मादा का मिलन होता है तो नए संसार का सृजन होता है। इसी तरह स्त्री पुरुष हैं, जब स्त्री पुरुष का मेल होता है तो नए संतान की उत्पत्ति होती है। और ये विपरीत का संसार सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं है, कुछ जीवित प्राणियों तक सीमित नहीं है। ये द्वंद्व का संसार, जो विपरीत का जो अस्तित्व है, हमारे स्वयं शरीर के अंदर भी है। हमारे एक आंख से काम चल सकता था, लेकिन एक आंख नहीं, हमारे पास दो आंख हैं, दो कान हैं, नाक के दो छिद्र हैं, हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं। दो का जो अस्तित्व है हर जगह है। हम यदि शरीर के अंदर प्रवेश करें तो वहाँ भी दो जो विपरीत हमारा अस्तित्व रखता है। हमारे दो किडनियाँ हैं, हमारे दो फेफड़े दो हिस्से में बटे हैं, हमारे दो टेस्टिस हैं, हमारे दो ओवरीज हैं, और हृदय जैसे अंग, जो हमें हृदय दिखाई देता है एक, लेकिन हृदय के अंदर भी प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी हृदय दो भागों में बटा हुआ है। एक को दायां भाग कहते हैं और दूसरे को बायां भाग कहते हैं। इसी तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर भी जो मस्तिष्क का अस्तित्व है दो भागों में विभाजित है। एक मस्तिष्क के एक भाग को दायां अर्ध गोलार्ध कहते हैं, और दूसरे भाग को बायां अर्ध गोलार्ध कहते हैं। दाएं को हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और बाएं को लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। और मस्तिष्क के दोनों जो अंग हैं, इनकी कार्य भी अद्भुत है, क्योंकि ये लौकिक और अलौकिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको सूत्रबद्ध जोड़ने के लिए एक छोटा सा ब्रेन स्टेम कहते हैं,
मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं, वो उनको जोड़ता है और लौकिक अलौकिक संसार का ये केंद्र स्थल बन जाता है। इसकी अपनी विशेषता है। लेकिन मस्तिष्क के जो दोनों अंग हैं, दाहिना मस्तिष्क का जो भाग है और बायां मस्तिष्क का भाग है, वो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके साथ विपरीत स्थिति में सामंजस्य बनाता है। जैसे कि मस्तिष्क का दायां भाग हमारे बाएं अंगों को नियंत्रित करता है, उसी का संबंध हमारे बाएं हाथ के साथ में होता है, बाएं पैर के साथ में होता है। और शरीर का जो बाएं अंग के जो बाएं भाग में जो अंग हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य भी दायां मस्तिष्क करता है। इसी तरह हमारा बाएं मस्तिष्क है, वो हमारे दाहिने हिस्से के जो अंग हैं उनको नियंत्रित करता है। और अद्भुत सिर्फ ये बात यही सीमित नहीं होती, सीमित ये है कि मस्तिष्क के दोनों जो भाग हैं इनके कार्य भी अलग अलग हैं। जैसे कि जो मस्तिष्क का दायां भाग है वो हमारे आध्यात्मिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। वो हमें लौकिक संसार से परे लौकिक संसार में ले जाता है। वहाँ सृजन का कार्य होता है, संगीत का कार्य होता है, वहाँ भावनापूर्ण कार्य होता है। और जितने भी जो लोक कलाएँ हैं दाएं मस्तिष्क के कारण प्रज्वलित होती हैं। इसके विपरीत जो बायां मस्तिष्क का जो है हिस्सा, वो हमारे लौकिक जगत से संबंधित है। लौकिक सारे कार्य, जन्म मरण तर्क वितर्क बुद्धि, सब कार्य हमारे बाएं मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। इसलिए हम अपने बाहर जगत में देखते हैं कि हम ज़्यादातर अपने कार्य दाहिने हाथ से संपन्न करते हैं, क्योंकि उसका नियंत्रण बाएं मस्तिष्क के साथ में होता है। और जब विकृति आती है, मस्तिष्क किसी हिस्से में कोई बीमारी होती है, तो उसका सीधा प्रभाव उसके विपरीत के अंगों पर पड़ता है। मस्तिष्क के बाएं भाग में यदि कोई त्रुटि होती है, कोई विकार होता है, तो तत्काल जो दाएं हमारा शरीर का हिस्से हैं वो प्रभावित होते हैं, वहाँ विकृति पैदा होती है। लेकिन ये तो एक बात रही, इस पर हम विस्तार से जा सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शरीर के जो विपरीत जो दोनों भाग हैं, बाएं भाग और दाहिने भाग, इनके माध्यम से हम मस्तिष्क के विपरीत हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि हम नाक से श्वास लेते हैं, यदि हम श्वास बायां नासा द्वार से लेते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे दाहिने मस्तिष्क के भाग पर होती है। इसलिए जब बाएं नाक से हम श्वास लेते हैं तो उससे हम दाहिने मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। और श्वास की जो क्रिया है, श्वास की जो गति है, श्वास का जो प्रभाव है, उसके माध्यम से हम मस्तिष्क के दाहिने भाग में स्थित केंद्रों को प्रभावित कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जब हम दाहिने नाक से श्वास लेते हैं, श्वास की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, तो उसके माध्यम से मस्तिष्क के बाएं भाग को प्रभावित करते हैं और बाएं भाग को प्रभावित नहीं करते, बल्कि हम अलौकिक संसार को प्रभावित करने की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ध्यान के दौरान जब ध्यान की प्रक्रिया में शुरू करते हैं तो नासाद्वार का बहुत महत्व है। और नासाद्वार का इसी महत्व के कारण इड़ा पिंगला नाड़ियों का महत्व हो जाता है। और जब श्वास हमारा इड़ा पिंगला के मध्य सुषुम्ना के माध्यम से प्रभावित होने लगता है, तो मस्तिष्क के दोनों केंद्र एक साथ कार्य करते हैं और हम उन केंद्रों को प्रभावित कर पाते हैं जो हमें अलौकिक संसार अलौकिक संस्कार की तरफ अलौकिक संसार से साक्षात्कार कराते हैं। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है वो श्वास के माध्यम से शुरू होती है। इसलिए श्वास का बहुत महत्व है। प्राणायाम का ध्यान की क्रिया में बहुत महत्व है। यदि हम इस प्रक्रिया को जान लें तो हम श्वास का सही प्रयोग भी कर पाएंगे और ध्यान की उस अनुभूति को भी अनुभव कर पाएंगे जो ध्यान का वास्तविक महत्व है। ध्यान को चिंतन मनन नहीं है, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये शुरुआत में हमारे लिए मार्गदर्शक बनती है, लेकिन जब तक हम श्वास के माध्यम से अपने मस्तिष्क की प्रक्रिया को शांत नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जो भौतिक जगत है उससे अभौतिक जगत की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। तो ध्यान के लिए सबसे पहले हमें श्वास को समझना होगा। श्वास को समझ के श्वास का अभ्यास करना पड़ेगा और श्वास के अभ्यास से हम धीरे धीरे ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे, ध्यान की अवस्थाएं घटित होंगी। तो पहले ध्यान से पहले प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम सधेगा तो उसके बाद प्रत्याहार सधेगा। प्रत्याहार सधने के बाद हम धारणा में प्रवेश करते हैं, डीप कंसंट्रेशन की अवस्था में प्रवेश करते हैं। और डीप कंसंट्रेशन में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान की उस सघनता में हम पहुंच जाते हैं, तब कहीं ध्यान की पहली अवस्था घटित होती है। उसके बाद हमारी अनुभूतियाँ,
हमारा ज्ञान विज्ञान सब बदलने लगता है। हम लौकिक संसार से परे की जो पारलौकिक संसार है, जो अलौकिक संसार है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हम इसके बारे में कुछ पता अतः हमारे पास नहीं है, उसकी जानकारी हमें मिलने लगती है। हमारी अनुभूतियाँ विस्तृत होने लगती हैं, हमारी जो अनुभूतियाँ हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान है, संसार से परे के क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है। ये ध्यान का एक सूत्र पात्र है। ध्यान की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, ध्यान विस्तृत है और हम ध्यान पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस विषय को यहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।